नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौमित्र देवनाथ है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रोइंग नॉलेज पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑटो वेंडर रिकन्सिलिएशन पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से ऑटो वेंडर रिकन्सिलिएशन को एक्सेल में डेवलप किया है, वो भी ऑटोमेट। तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप आई बटन में जा सकते हो, वहाँ पर मैंने पार्ट 1 का लिंक दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये ऑटोमेट किस तरह से है। तो मैं स्क्रॉल को डाउन करता हूं और नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ वर्किंग किया हुआ है। सबसे पहले GYK बुक है और दूसरा है आपका वेंडर बुक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही लेजर को सेपरेटली समराइज किया है। समराइज मीन्स यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप वाइज मैंने उसकी टोटलिंग कर ली है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या क्या है, जैसे मेरे बुक में है क्रेडिट है, पेमेंट क्रिएटेड है, स्टैंडर्ड है। उसी तरह से वेंडर बुक में सेल्स है, जनरल है और क्रेडिट है। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है कि सबसे पहले एक यूनिक लिस्ट क्रिएट किया है जो कि डॉक्यूमेंट टाइप का है और उसकी फिर मैंने एक टोटलिंग निकाल लिया है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप ऑफिस 360 पे काम कर रहे हैं तो आपको यूनिक फार्मूला से रिलेटेड आपको फार्मूला इनबिल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप विंडोज़ 10, 7 या उससे नीचे के वर्जन में काम कर रहे हैं तो आपको फार्मूला खुद से बनाना पड़ेगा जो कि आपको एक यूनिक लिस्ट क्रिएट करके दे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फार्मूला तैयार किया है छोटे छोटे सब फार्मूला का इस्तेमाल करके, जो कि मुझे एक यूनिक लिस्ट क्रिएट करके दे रहा है। तो मैंने दोस्तों इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस यूनिक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको फॉर्मूला किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यूनिक लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैंने इसकी टोटलिंग कर ली है। टोटलिंग करने के लिए मैंने सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये सम इफ फॉर्मूला का क्या काम है। तो मैं लेजर में आता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट टाइप को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने स्टैंडर्ड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं अब उसके आगे सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो काम कैसे करता है और क्या करता है। तो मैंने इज इक्वल टू लिखा, सम इफ मैंने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। उसका आप सिंटेक्स देखिएगा दोस्तों कि रेंज है, कॉमा, क्राइटेरिया, कॉमा, सम रेंज। सम इफ फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों कि आप सम इफ फॉर्मूला में किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को डेटाबेस में सर्च करवा के उससे रिलेटेड जो अमाउंट है उसकी टोटलिंग कर सकते हैं। नॉर्मल सम फॉर्मूला में क्या होता है कि आप सिर्फ रेंज दे सकते हैं जिसकी सिर्फ टोटलिंग करके आपको देगा, लेकिन सम इफ फॉर्मूला में आप एक क्राइटेरिया दे सकते हैं कि आप एक स्पेसिफिक वर्ड को डेटाबेस में सर्च करवा के उससे रिलेटेड जो अमाउंट है वो आपको टोटलिंग करके सिर्फ उसी वर्ड का ही टेक्स्ट का ही रिलेटेड अमाउंट को टोटलिंग करके आपको देगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ, रेंज। तो मैं पहले सबसे पहले रेंज दे देता हूँ। तो रेंज में कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मेरा जो क्राइटेरिया स्टार्टिंग है B से स्टार्टिंग है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट टाइप वाइज मैं टोटलिंग चाह रहा हूँ। तो मेरा वो कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए डेटा रेंज में। तो मैं B6 से लेकर I71 तक मैंने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने कॉमा दे दिया। फिर मेरा सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड में मुझे क्राइटेरिया क्या देंगे हम, क्राइटेरिया जो कि मैंने स्टैंडर्ड को कॉपी किया वो हमारा क्राइटेरिया मैं क्या चाह रहा हूँ कि डेटाबेस में कोई स्टैंडर्ड को सर्च करे और उससे रिलेटेड अमाउंट को वो टोटलिंग करके दे। तो मैंने क्राइटेरिया में स्टैंडर्ड को सेल का रेफरेंस दे दिया है। फिर मैं कॉमा दिया। कॉमा करने के बाद फिर क्या नेक्स्ट स्टेप है आपका, सम रेंज आपको देना है, यानी जिस कॉलम की आपकी टोटलिंग चाहिए उस कॉलम को आपको सेल रेफरेंस यहाँ पे देना होगा। तो मैं यहाँ पे मुझे आई टोटलिंग की कॉलम का टोटलिंग चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो अमाउंट है वो आपका क्रेडिट कॉलम में है, ठीक है, जो कि आई है। तो इस कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक, ठीक है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसे मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। आई लिख दीजिए यहाँ पे, ये आई। तो मेरा जो आई कॉलम है वो सेलेक्ट हो गया। फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैं अगर इसे एंटर करता हूँ तो देखेंगे कि उसने
फॉर्मूला में क्या किया है कि जहाँ भी उसे स्टैंडर्ड वर्ड फाइंड आउट हुआ डेटाबेस में, उससे रिलेटेड जो अमाउंट है उसकी टोटलिंग करके उसने दे दिया। टोटलिंग कितना है 75,17,927 उसने टोटलिंग कर दिया। तो इसे मैं अपने रिकन्सिलेशन सीट में आने के बाद आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड का जो टोटलिंग है वो भी 75,17,907 है, जो कि टैली हो रहा है। इसी तरह से मैंने डॉक्यूमेंट टाइप वाइज मैंने टोटलिंग निकाल दिया है दोनों ही लेज़रों का, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ओपनिंग बैलेंस है यूआईके बुक का 23,46,484 है। इसे भी मैं टैली करवा देता हूँ। देखिए मेरे बुक में भी 23,46,484 है और क्लोजिंग बैलेंस भी मैं टैली करवा देता हूँ। आपका क्लोजिंग बैलेंस है 28,17,904। रिकन्सिलेशन सीट पे आता हूँ, यहाँ पर भी देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस 28,17,904, यानी कि समराइज होने के बाद मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी टैली हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लेज़र को अब मैं चेंज करता हूँ तो अब क्या होगा, तो मेरा जो फर्स्ट वेंडर है, मैं फर्स्ट वेंडर का लेज़र को अब मैं कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बुक के लेज़र को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C मैंने किया और पहला सीट में मैं आने के बाद जो मेरा लेज़र है मैं वहाँ पे उस लेज़र को मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम आएंगे वेंडर के लेज़र को कॉपी कर लेते हैं। वेंडर के लेज़र को कॉपी करने के बाद मैं लेज़र पे आया और वेंडर के लेज़र को भी मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या शो हो रहा है। देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे डेटा टाइप अब चेंज हो गया है, जो कि एट प्रेजेंट जो लेज़र है उसके अकॉर्डिंगली अब आ रहा है। वो क्या है, मेरे बुक में अब पेमेंट क्रिएट आ रहा है और स्टैंडर्ड आ रहा है। और वेंडर बुक जो कि अब वेंडर चेंज हो गया, ए वेंडर है, उसका जो डेटा टाइप है वो रिसिप्ट है, कस्टमर इनवॉइस और कस्टमर रिटर्न है। इसका भी मैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको टैली करवा देता हूँ। यहाँ पे मेरे बुक में जो ओपनिंग बैलेंस है 18,726 है, लेज़र में भी हम देखेंगे तो 18,726 है और क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो नील है। तो ये भी आपको मैं टैली करवा देता हूँ, देखिए नील है। वेंडर बुक में जो ओपनिंग बैलेंस है वो 51,304.4 है, इसे भी मैं टैली करवा देता हूँ। यहाँ देखेंगे 51,304.4 है और क्लोजिंग है 89010.44 है, ये भी टैली करवा देता हूँ 89010.44। यानी ये ऑटोमेटिक ये आपका यूनिक लिस्ट क्रिएट करेगा और उसकी टोटल निकाल देगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने पहले स्टेप में लेज़र को समराइज किया है। अब मैं आता हूँ सेकेंड स्टेप में। आप उसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया है कि इन दोनों ही लेज़र को मैंने मर्ज कर दिया है कॉलम वाइज। यहाँ पे देख रहे हैं जीवाईके बुक है और यहाँ पे वेंडर बुक है। उसके सामने जब देखेंगे आप डॉक्यूमेंट टाइप, जिसमें सबसे पहला सीरियल नंबर 1 पे आपका जो सेल है वो रिलेटेड है आपका इनवॉइस से रिलेटेड सेल है। सेकेंड आपका इनवॉइस कैंसिल से रिलेटेड सेल है। थर्ड आपका जो है सीरियल नंबर वो आपका पेमेंट से रिलेटेड सेल है। फोर्थ आपका पेमेंट कैंसिल से रिलेटेड है। फिफ्थ आपका क्रेडिट नोट से रिलेटेड है और सिक्स आपका कस्टमर रिटर्न या कोई मटेरियल रिटर्न हो तो उससे रिलेटेड है। और सेवेंथ आपका TCS से रिलेटेड मैंने रो को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं डॉक्यूमेंट टाइप के, तो आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही लेज़र को कॉलम वाइज मर्ज कर दिया है और जो अमाउंट आ रहा है दोस्तों वो क्या हो रहा है, वो अमाउंट इस डॉक्यूमेंट टाइप के थ्रू यहाँ पे हम पिक कर रहे हैं। कैसे पिक कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे कि बगल में मैंने कुछ हेल्पिंग कॉलम का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले जीवाईके बुक में मैंने 6 कॉलम का इस्तेमाल किया है, उसी तरह से वेंडर बुक में भी मैंने 6 कॉलम का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे जो आप हेडिंग देख पा रहे हैं, जैसे पेमेंट क्रिएट ये हेडिंग है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पेमेंट क्रिएट है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअली आपका डॉक्यूमेंट टाइप है जो कि कनेक्टेड है यहाँ से, मतलब सेल रेफरेंस के थ्रू मैं यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट टाइप को लेके आ रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए मैंने 6 रो का इस्तेमाल किया है, उसी तरह से यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप के लिए 6 सेल का इस्तेमाल किया है और 6 सेल आपका इस डॉक्यूमेंट टाइप से कनेक्टेड है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आप देख पा रहे होंगे नीचे आप
कि कहीं पे 9 नंबर देख पा रहे हैं, कहीं पे 10 देख पा रहे हैं, और आगे आप देखेंगे तो 15, 16, 17। ये क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली कॉलम नंबर आ रहा है। कॉलम नंबर लाने का क्या रीज़न है, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो मैंने लॉजिक का इस्तेमाल किया है वो लॉजिक ये है कि ये जो हेडिंग है, पेमेंट क्रिएट हेडिंग है, इसे मैं सर्च फॉर्मूला के थ्रू मैं ई कॉलम पे मैं सर्च कर रहा हूँ इस डेटा को। सर्च फॉर्मूला, मैं सर्च फार्मूला को आगे बताऊंगा मैं आपको। सर्च फार्मूला का काम क्या है एक्चुअली, कि वो स्पेसिफिक डेटा को स्पेसिफिक सेल पे सर्च करेगा। अगर उसे वो डेटा उस सेल पे फाइंड आउट हो जाता है तो वो ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिजल्ट देगा। तो मैंने ट्रू रिजल्ट के लिए कॉलम फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तो मेरा कॉलम नंबर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो वो वहाँ पे 0 प्रेजेंट करेगा। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि E73 पे मुझे 9 नंबर शो हो रहा है, यानी कि ये कॉलम नंबर है। आई एक्चुअली 9th कॉलम पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 9 नंबर मुझे रिजल्ट पे शो हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, बाकी सेल्स में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाकी सेल्स में ये पेमेंट क्रिएट उसे सर्च ही नहीं हो पा रहा है, उसे ये सर्च ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सीरियल नंबर 1 पे आप देख पा रहे हैं कि पेमेंट क्रिएट है ही नहीं। सेकंड पे आप देख पा रहे हैं, सेकंड सेल आपका जो E72 सेल जो है वो आपका कैंसिल से रिलेटेड, इनवॉइस कैंसिल से रिलेटेड सेल है, इसलिए उसने वहाँ पर भी सर्च नहीं कर पाया। तो वो उसे कहाँ पे सर्च हो पाया ये डेटा, ये जो टेक्स्ट है उसे E73 पे सर्च हो पाया। देखिए यहाँ पे पेन क्रिएट से रिलेटेड यहाँ पे आपको डेटा, यहाँ पे डेटा टाइप आपको यहाँ पे सर्च हो रहा है। तो उसे यहाँ पे सर्च फॉर्मूला थ्रू डेटा टाइप सर्च हुआ है, तो उसने इसे ट्रू रिजल्ट में मुझे कॉलम नंबर प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर सेल है, ये पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर डेटा टाइप से रिलेटेड है। यानी पहला जो सीरियल नंबर वो इनवॉइस से है, सेकेंड आपका इनवॉइस कैंसल से है, थर्ड आपका पेमेंट क्रिएट से है, फोर्थ आपका पेमेंट कैंसल से रिलेटेड है। तो यानी ये पर्टिकुलर सेल आपका पर्टिकुलर डेटा टाइप से रिलेटेड है। और ये डेटा टाइप क्या है सर दोस्तों, ये डेटा टाइप आपका जो भी लेजर, आपके दोनों लेजर में जितने भी डेटा टाइप आपके शो हो रहे हैं वो आपका नीचे भी इंडिकेट होना चाहिए, तभी आपका ये रिजल्ट फाइंड आउट करके आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको कंप्लीट देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये डेटा टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके थ्रू ही आपका रिजल्ट जो है ऊपर प्रेजेंट होगा। और पर्टिकुलर एक डेटा जो है स्लैश के अंदर कवर होना चाहिए, यानी डेटा जो है आपका पहले आपका स्लैश होना चाहिए और उस डेटा के लास्ट में भी, एंडिंग में भी स्लैश होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने आगे भी सभी कॉलम्स में सर्च फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं ये कॉलम नंबर लेके आया हूँ। ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है, जैसे पेमेंट क्रिएट उसने सेल नंबर, देखिएगा ये जो सेल नंबर है E73 पे फाइंड आउट हुआ है। उसी तरह स्टैंडर्ड जो है आपका E71 पे फाइंड आउट हो गया है। रिसिप्ट जो है आपका E73 पे फाइंड आउट हुआ है। कस्टमर इनवॉइस आपका E71 पे उसे फाइंड आउट हुआ है, और कस्टमर रिटर्न उसे E76 पे फाइंड आउट हुआ। तो इस तरह से सर्च रिजल्ट क्या किया, मुझे वो टेक्स्ट ई कॉलम से मुझे फाइंड आउट करके मुझे कॉलम नंबर प्रेजेंट किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्च फार्मूला किस तरह से वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सर्च लिख रहा हूँ। सर्च लिख के मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। यहाँ पे आप उसका सिंटेक्स देख पा रहे हैं, फाइंड टेक्स्ट यानी जो टेक्स्ट आपको सर्च करवाना है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट क्रिएट वर्ड को सर्च करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे सेल रेफरेंस दे दिया, कॉमा विद इन टेक्स्ट, यानी किस टेक्स्ट के अंदर उस टेक्स्ट को फाइंड आउट करवाना है। तो यहाँ पर भी मैं सेल रेफरेंस आपका E73 दे देता हूँ। यहाँ ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पेमेंट क्रिएटेड वर्ड है, तो यानी जो रिजल्ट है वो ट्रू ही आना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ वो है आपका स्टार्ट नंबर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, देन मैं इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट आया वो 2 आया, और 2 क्या है, ये एक्चुअली दोस्तों जो पेमेंट क्रिएटेड वर्ड है वो आपका सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। पहला कैरेक्टर क्या है, स्लैश है, सेकंड कैरेक्टर आपका पेमेंट क्रिएट यानी P है। तो ये आपका जो है
किस कैरेक्टर से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो कैरेक्टर नंबर आपको यहाँ प्रेजेंट करता है सर्च फार्मूला। और आपको मैं बता दूं कि सर्च फार्मूला के इस्तेमाल के अलावा फाइंड फार्मूले का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि सेम वर्क करेगा। मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट, सेम सिंटेक्स है दोस्तों, फाइंड टेक्स्ट, इसमें मैंने पेमेंट क्रिएट का मैंने सेल रेफरेंस दे दिया, कॉमा विद इन टेक्स्ट सेम मैंने E73 सेल सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, देन इंटर किया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट जो आ रहा है वो एरर आ रहा है, यानी वैल्यू एरर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू एरर इसलिए आ रहा है कि सर्च और फाइंड में डिफरेंस केस सेंसिटिव का है, यानी सर्च रिजल्ट में आपका जो टेस्ट को जो फाइंड आउट कर रहा है वो केस सेंसिटिव, आपका सर्च रिजल्ट जो है केस सेंसिटिव नहीं है, और आपका जो फाइंड फार्मूला जो केस सेंसिटिव है, यानी फाइंड फार्मूला जो पेमेंट क्रिएटेड वर्ड है, ये मैं देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल वर्ड में लिखा है, तो उसे फाइंड फार्मूला कैपिटल वर्ड में ही यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा है, तो वो उसे यहाँ पे सर्च नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट क्रिएट है वो स्मॉल टाइटल केस पे लिखा हुआ है। इस वजह से फाइंड फार्मूला जो है वो सर्च नहीं कर पाया और रिजल्ट जो है आपका एरर शो कर रहा है। लेकिन सर्च फार्मूला जो है केस सेंसिटिव नहीं होने की वजह से उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वर्ड कैपिटल में या स्मॉल में है, वो आपको रिजल्ट प्रेजेंट जरूर करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर दोस्तों, केस सेंसिटिव का, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसलिए मैंने यहाँ पे फाइंड फार्मूला का इस्तेमाल ना करके सर्च फार्मूले का इस्तेमाल मैंने किया है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने इस सर्च फार्मूले का इस्तेमाल सभी सेल्स पे किया है, और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मैं कॉलम नंबर्स को लेके आ रहा हूँ। ये कॉलम नंबर लाने का मेरा रीज़न क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे इस कॉलम नंबर के थ्रू वैल्यू को लेके आ रहा हूँ, और ये वैल्यू तो फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है जो कि VLOOKUP और इंडेक्स फार्मूला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि VLOOKUP और इंडेक्स फार्मूला का अगर आप डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे वर्बली बता देता हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स फार्मूला क्या कर रहा है कि यहाँ पे हेडिंग्स को सर्च कर रहा है। मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक इंडेक्स फार्मूला को मैंने सेलेक्ट किया, F9 मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे देखेंगे कि इंडेक्स फार्मूला ने पहले स्टैंडर्ड को सर्च किया, हेडिंग्स को मैं यहाँ पे सर्च करवाया मैंने पहले इंडेक्स फार्मूला के थ्रू, जो कि उसने स्टैंडर्ड सर्च किया। फिर मैं VLOOKUP के थ्रू यहाँ पे स्टैंडर्ड की जो वैल्यू हो उसको लेके आ रहा हूँ। मैं इसे भी सेलेक्ट करके मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। VLOOKUP को मैंने सेलेक्ट किया और F9 मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया देखिए दोस्तों 107695। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है 107695, यानी यहाँ पे मैं VLOOKUP और इंडेक्स फार्मूला के थ्रू मैं यहाँ पे जो वैल्यू है डॉक्यूमेंट टाइप से रिलेटेड उस वैल्यू को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो मेरा मेन मकसद यही है यहाँ पे कॉलम नंबर लाने का। तो लॉजिक यही है यहाँ पे कि हेडिंग्स के थ्रू मैं यहाँ पे कॉलम नंबर्स लेके आ रहा हूँ, जो कि फाइंड आउट करेगा कॉलम पे, और इस कॉलम नंबर के थ्रू मैं वैल्यू को लेके आ रहा हूँ ऊपर से VLOOKUP करके, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इंडेक्स और VLOOKUP फार्मूला को सभी सेल्स पे मैंने अप्लाई कर दिया है, और सभी सेल्स में अप्लाई करने से मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा टाइप की जो वैल्यू है वो प्रेजेंट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो GYK बुक का ओपनिंग बैलेंस है वो मैंने यहाँ से पिक कर लिया है, ठीक है। उसी तरह से वेंडर बुक का भी आप यहाँ से पिक कर लीजिएगा, ठीक है। सेल रेफरेंस के थ्रू मैंने पिक किया है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका वो इनकी टोटलिंग है, ठीक है। जैसे इस यहाँ मैं टोटलिंग आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो टोटलिंग आया है आपका है 0 है। क्यों है 0? क्योंकि यहाँ पे GYK बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 है। उसी तरह से वेंडर बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है 89010। तो आपका जो मैंने ऊपर जो समराइज़ किया दोनों लेजर को, इसका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस नीचे क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस से मैच होना चाहिए, और वो मैच होगा, वो तभी मैच होगा जब आपका डेटा टाइप सही होगा। इसलिए दोस्तों आपके दोनों बुक में जितने भी डेटा टाइप है वो यहाँ पे इंडिकेट होने चाहिए, ठीक है, ओके। अब इन दोनों ही लेजर का डिफरेंस आप उसके बगल में आप देख पा रहे हैं, जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, वो जो डिफरेंस है वो है आपका 89010.44 का है। और
मुझे यही फाइंड आउट करना है कि ये जो डिफरेंसेस है किस किस चीज़ का है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर में आप देखिए ये जो फॉर्मेट मैंने तैयार किया है ना, इस फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे नीचे जो है यहाँ के सेल रेफरेंस से मैंने कनेक्ट किया है। और ये जो डिफरेंस है वो आपका आप देख पा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस में पहला डिफरेंस है, सेकंड आपका इनवॉइस पे सेकंड डिफरेंस है, थर्ड आपका पेमेंट पे डिफरेंस है, फोर्थ आपका कुछ मटेरियल रिटर्न हुआ है उससे रिलेटेड डिफरेंस है। तो ये मैंने टॉप पे सेल रेफरेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको साइड में आप देख पा रहे हैं राइट साइड में कि मैंने अनबुक्ड इन्वॉइसेस की लिस्ट भी एक अलग से क्रिएट किया है, प्लस आपका शॉर्ट एक्सेस इन्वॉइस की लिस्ट भी क्रिएट किया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि जो स्टेटमेंट में है अनबुक्ड इन्वॉइसेस से अवर बुक अमाउंट तो शो हो रहे हैं यहाँ पे 28,498, लेकिन मुझे ये भी तो देखना है कि वो इन्वॉइसेस वो जो डिफरेंस है वो किस किस इन्वॉइसेस के अगेंस्ट में है। इसलिए मैंने उसका एक अलग से डिटेल्स भी यहाँ पे राइट साइड में मैंने यहाँ जनरेट किया जो कि ऑटोमेट है। ये ऑटोमेट किस तरह से है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एरे फार्मूले का इस्तेमाल किया है। दोस्तों इस एरे फार्मूला का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, किस तरह से ये आपका अनबुक्ड इन्वॉइसेस लिस्ट क्रिएट हुआ है और या फिर शॉर्ट एक्सेस इन्वॉइसेस लिस्ट किस तरह से क्रिएट हुआ है, इसके नेक्स्ट वीडियो जो कि इसी वीडियो का थर्ड पार्ट है उस पर मैंने एक्सप्लेन किया है। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इस पर उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसलिए इसका मुझे थर्ड पार्ट बनाना पड़ा जिसमें मैंने इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि अनबुक्ड इन्वॉइसेस लिस्ट आप कैसे जनरेट करेंगे और ऑटो जनरेट कैसे होगा, ठीक है। तो आप मेरे थर्ड वीडियो में भी जाइए, वहाँ पे इसे चेकआउट कर लीजिए। तो इसी तरह से दोस्तों आप फॉर्मूला और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप वेंडर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं और क्विक एंड फास्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको यदि लगा कि मैंने कुछ नॉलेज आपको दिया है, आपने कुछ नॉलेज गेन किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरा जो नए वीडियोज़ है वो आप तक जल्दी पहुँचेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।